Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. The question here is consider the entities hotel room and person with a many to many relationship. The name of the relationship is lodging as shown below. यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको यह डायग्राम के अंदर एक एंटिटी दिखाई दे रही है होटल रूम के नाम की, अनदर एंटिटी इज ऑफ पर्सन नेम, और साथ में यहाँ पर रिलेशनशिप है जिसका नेम क्या है लॉजिंग, और रिलेशनशिप जो है वो है मेनी टू मेनी। साथ ही यहाँ पर दिया गया है इफ़ वी विश टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंट पेमेंट टू बी मेड बाय पर्सन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट होटल रूम्स देन दिस इंफॉर्मेशन शुड अपीयर एज एन एट्रीब्यूट ऑफ। 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं एंड 1 ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर सिंपल हम देखें हमको एंटिटी मीन्स क्या, 2 टेबल्स हमको दिए गए हैं। एक टेबल का नेम है होटल रूम, अनदर टेबल का नेम है पर्सन, मीन्स 2 टेबल हमारे पास में है जिसको कि एंटिटी भी कहते हैं या डायग्राम के अंदर। अब हो सकता है कि होटल रूम के अंदर एक कॉलम हो होटल आईडी के नाम का, एक कॉलम हो रूम नंबर के नाम का, 1 मोर कॉलम हो यहाँ पर रूम टाइप के नाम का कि 1 BHK 2 BHK। पर्सन के अंदर हो सकता है कि एक कॉलम पर्सन आईडी के नेम का हो, अनदर कॉलम पर्सन के नेम हो, अनदर कॉलम यहाँ पर पेमेंट टाइप हो कि पेमेंट किस तरीके से करना है। मीन्स इस तरह के कॉलम हो सकते हैं। हमें एक्चुअली देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सॉल्व कैसे करें। इनके बीच में रिलेशनशिप भी दी गई है डेट इज मेनी टू मेनी, लेकिन उस रिलेशनशिप का नेम क्या है लॉजिंग। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर रेंट पेमेंट नाम का एट्रीब्यूट है तो कहाँ पर रखें। देखो एट्रीब्यूट से यहाँ पर क्या मीनिंग है, एट्रीब्यूट इज नथिंग बट अ कॉलम। तो रेंट पेमेंट को हम कहाँ पर रख सकते हैं, हम रेंट पेमेंट को रूम के अंदर भी रख सकते हैं, मीन्स पर्सन के अंदर भी रख सकते हैं और होटल रूम के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पेमेंट को देखूँ तो जो पेमेंट है ये पर्सन से भी बिलोंग करती है और होटल रूम से भी बिलोंग करती है, मीन्स दोनों से ही बिलोंग करती है। इसका मीनिंग ये है कि जो रेंट पेमेंट नाम की इंफॉर्मेशन है इसको हमको रखना पड़ेगा लॉजिंग के अंदर। लॉजिंग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ रिलेशनशिप के अंदर, उसका नेम है रेंट पेमेंट। यानी रेंट पेमेंट नाम का एट्रीब्यूट यदि होटल रूम के अंदर भी है और पर्सन के अंदर भी है उसको हम कहाँ पे शो करेंगे रिलेशनशिप के साथ में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि शुड अपीयर एज एन एट्रीब्यूट ऑफ, तो उसका सही आंसर क्या आएगा लॉजिंग। अगर हमने लॉजिंग का एट्रीब्यूट बना दिया इसका मीनिंग क्या है कि वो पर्सन का भी रहेगा और होटल रूम का भी रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट E1 and E2 be 2 entities in an ER diagram with simple single valued attributes। सो यहाँ पर हम 2 एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। एक को मैंने नेम दे दिया E1, अनदर एंटिटी को नेम दे दिया E2। साथ में यहाँ पर दिया गया है R1 एंड R2 रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। सो यहाँ पर हम 2 रिलेशनशिप पुट कर देते हैं, एक को नेम दे दिया R1, अनदर को नेम दे दिया R2। यहाँ पर हम लोग R2 को भी रख देते हैं। लेकिन साथ ही दिया गया है वेयर R1 इज 1 to many एंड R2 इज many to many। R1 यहाँ पर है 1 to many और R2 यहाँ पर है many to many रिलेशनशिप। R1 and R2 do not have any attributes of their own. What is the minimum number of tables required to represent this situation in the relationship model? सो हमारे पास में है 2 रिलेशनशिप, एक है R1 अनदर वन इज R2। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं कि जो E1 और E2 नाम का टेबल है, ठीक, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप रखता हूँ R1।
इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने मैनी दे दिया, 1 to मैनी। ठीक है, R1 को हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ R2 को, तो यहीं पर मैंने R2 को भी यूज़ कर लिया, इसको हमने मैनी दे दिया और इसको भी हमने मैनी दे दिया। अब सिंपल यदि हम देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 1 to मैनी यूज़ कर चुके हैं तो हम मैनी टू मैनी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप हमको यूज़ करना है तो हमको यहाँ पर एक टेबल और लगेगा। इस टेबल को मैंने नेम दे दिया E3। R2 कैसा है? मैनी टू मैनी। तो इस तरीके से जब हमको इन दो रिलेशनशिप को यूज़ करना है तो हमको यहाँ पर 3 टेबल लगेंगे, 1, 2 एंड 3। सो करेक्ट आंसर इज 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ER डायग्राम। सो ER डायग्राम हमको यहाँ पर दिया गया है, साथ में पूछा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड टू रिप्रेजेंट M, N, P, R1 एंड R2। सो यदि हम यहाँ पर एट्रीब्यूट देखें तो कौन कौन से है? M है, N है और P है। तो क्या इन तीनों को यूज़ कर लिया है क्या? यस, M को यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, और यदि मैं N देखूँ तो N यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं, N1, N2। ओके, और P को भी यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है, यानी M, N, P तीनों का यूज़ हो चुका है। अगर मैं R1 को देखूँ तो R1 एक रिलेशनशिप है जिसको M और P के बीच में यूज़ कर लिया है। R2 भी एक रिलेशनशिप है जिसको P और N के बीच में यूज़ कर लिया गया है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को मीन्स इन सभी को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, वो भी इन 3 टेबल्स की मदद से, यानी एक्स्ट्रा टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टोटल 3 टेबल्स यहाँ पर लगेंगे, 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ER डायग्राम। ओके, सेम ER डायग्राम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल्स फॉर द करेक्ट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। ओके, रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने किया था। सो हमको इसी ER डायग्राम के अंदर देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट एट्रीब्यूट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब ए क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, M1 टेबल M से रिलेटेड है, M2 सेम टेबल से रिलेटेड है, M3 सेम टेबल से रिलेटेड है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ P1 यहाँ पर क्या है? P टेबल के लिए प्राइमरी की, लेकिन M और P के बीच में रिलेशन है। इसका मीनिंग ये है कि P की जो प्राइमरी की है P1, इसका M से भी रिलेशन होगा, यानी हमको ये एक्चुअल सेट बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए। यदि आपको डाउट रहता है कि इसका आंसर B क्यों नहीं है, C क्यों नहीं है, D क्यों नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये भी बताऊंगा कि आखिर इसका आंसर B, C, D क्यों नहीं है। वैसे आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर A ही क्यों है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द बेसिक ER एंड रिलेशनल मॉडल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें पता करना है इनकरेक्ट। ओके, अगर मैं फर्स्ट वन को देखूं, हमें दिया गया है एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। सिंपल हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमको एक टेबल दिया गया है यहाँ पे। ओके, एक टेबल हमारे सामने है, उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। यहाँ पर रोल नंबर नाम का कॉलम है, यहाँ पर नेम नाम का कॉलम है, और यहाँ पर हम कोई भी कॉलम ले लेते, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया एड्रेस। तो ये आप आखिर है क्या? रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है। अब मैंने एक रोल नंबर यहाँ पर पुट कर दिया 011। ओके, नेम हमने दे दिया राम, एड्रेस मैंने रख दिया इंदौर। हमने वन मोर एंट्री यहाँ पर कर दी 022, नेम हमने यहाँ पर दे दिया श्याम,
एड्रेस हमने कर दिया बुरहानपुर। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ रोल नंबर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मोर देन वन वैल्यू है, एक 011 है, एक 022 है। इसी तरीके से नेम के अंदर भी मोर देन वन वैल्यू है, एड्रेस के अंदर भी मोर देन वन वैल्यू है। सो यदि मैं देखूँ तो दिस इज नॉट इनकरेक्ट बट दिस इज करेक्ट। ओके, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। ऑप्शन 2, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजाइट। कंपोजाइट क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी हमारे सामने है, उस एंटिटी के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसको मैंने दे दिया नेम। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये दो एट्रीब्यूट से मिलके बना है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, अनदर एट्रीब्यूट है लास्ट नेम। तो जो नेम है वो क्या कहलाएगा, एक्चुअली ये कहलाएगा कंपोजाइट एट्रीब्यूट, बिकॉज नेम मिलके बना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। सो ऑफकोर्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजाइट, जैसा भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। थर्ड वन, अगर मैं थर्ड को देखूँ, हमें दिया गया है इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। इन अ रो की बात हो रही है, किसी एक रो के अंदर। अगर मैं इस रो को लेके चलूँ, एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर नेम को देखूँ, ओके, अगर मैं एड्रेस को देखूँ या रोल नंबर को देखूँ, तो मैं अगर एड्रेस के अंदर बुरहानपुर के साथ में धार भी ऐड कर दूँ, मीन्स मोर देन वन एड्रेस, ओके, सेम रो के अंदर। सो दिस इज नॉट अलाउड इन RDBMS। एंड जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, सी। लेकिन डी को भी देख लेते, डी में क्या दिया है, इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू। यस, यदि आप देखेंगे तो हर रो के एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू है और अ नल वैल्यू। अब हो सकता है कि किसी को एड्रेस नहीं पता हो, तो यहाँ पर नल वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, मीन्स डी वाला भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द रिलेशन स्कीमा। यदि हम यहाँ पर देखें, हमको एक आर दिया गया है जिसमें हमें कुछ एट्रीब्यूट्स में शो हो रहे, लाइक E, F, G, H, I, J, K, L, M एंड N, एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर दी गई है। सो यदि हम देखें तो हमें दिया है EF जनरेट G। ये जो हम सिंपली बोल सकते हैं कि G EF पे फंक्शनली डिपेंड करता है। साथ में हमको दिया है F पे IJ डिपेंड करते हैं, EH पे KL डिपेंड करते हैं, K पे M डिपेंड करता है, और हमको यहाँ पर दिया गया है L पे N डिपेंड करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द की फॉर R। सबसे पहले की क्या होती है हमें समझ लेते हैं। की इज नथिंग बट, ओके, सिंपल एक ऐसा एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं, ओके, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके ऊपर बाकी के सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो सके। अगर मुझे की एट्रीब्यूट मालूम पड़ गया तो ये मान के चलिए कि हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बोलते हैं, जैसे कि प्राइमरी की। ओके, अब मैं सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। हमें क्या दिया है, EF जनरेट G, ओके, F जनरेट IJ, देन EH जनरेट KL, और यहाँ पर क्या दिया है, K जनरेट M और L जनरेट N। बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यदि मैं देखूँ 4 की 4 ऑप्शंस के अंदर हमको E दिखाई दे रहा है, ओके, तो मैं E से ही स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया E और F को, सो EF जनरेट G, ओके, हमने फर्स्ट वन को यहाँ पे ले लिया, EF जनरेट G। लेकिन अगर मैं देखूँ तो EF से हमको E भी मिल रहा है और F भी मिल रहा है, लेकिन F से हमको I और J मिल जाएगा, I और J भी मिल जा रहा है। अब यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या बचा है जो हमको नहीं मिल रहा है, हमको K नहीं मिला, H नहीं मिला, L नहीं मिला, M नहीं मिला और N नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर H को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ EF के साथ में। अगर मैं H को लेता हूँ
तो मुझे जी ई एफ आई जे तो फाइंड आउट पहले से ही हो रहे थे, लेकिन ई एच की मदद से के और एल भी मिल जाएगा। के की मदद से हमको ए मिल जाएगा और एल की मदद से हमको एन मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ तो की हमारे पास क्या है, ई एफ एच, जिसकी मदद से हमको बाकी के एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। सो ई एफ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज फॉर द रिलेशन स्कीमा आर ई एफ जी एच विथ ई एज द की इज। सो हमको इस रिलेशन स्कीमा का यूज़ करना है और साथ में ही हमको प्राइमरी की दी गई है। ओके, अब सुपर की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर की क्या बोलती है कि जितनी भी कीज़ होती है उसके अंदर ई मीन्स प्राइमरी की ज़रूर होगी। ओके, जैसे ई एफ जी एक सुपर की हो सकती है, ई अपने आप में एक सुपर की हो सकती है, ई जी एक सुपर की हो सकती है, लेकिन कितनी सुपर की हो सकती है उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज 2 to the power n minus 1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। सो यदि मैं देखूँ 2 to the power 4 minus 1 दैट मीन्स 2 to the power 3, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा यहाँ पर 8। तो करेक्ट आंसर क्या है, 8 सुपर की हो सकती है। लेकिन कौन सी 8 है ये हम देख लेते हैं। ई सभी में आने वाला ये हमको पता है, तो मैं यहाँ पर पहले से ही ई को सभी सुपर कीज के अंदर पुट कर देता हूँ। हमको ये भी पता है कि 8 सुपर की आने वाली है, तो मैंने 8 सुपर कीज को यहाँ पे रख दिया। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। ई के साथ में आ सकता है एफ और ई के साथ में आ सकता है जी, ई के साथ में आ सकता है एच, या फिर ई के साथ में आ सकता है ई एफ जी, ई के साथ में आ सकता है ई जी एच। ई के साथ हम पुट कर सकते हैं ई एफ एच को, ई एफ जी एच को, और ई तो अपने आप में भी सुपर की यूज़ हो सकती है। तो हमको टोटल नंबर ऑफ 8 सुपर कीज मिलेगी, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और हमको फॉर्मूला याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एन इंस्टांस ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेशन as shown below. The name of this table is students। जहाँ पर हमको एक कॉलम दिया है स्टूडेंट आईडी के नाम का, अनदर कॉलम इज स्टूडेंट नेम, देन स्टूडेंट ईमेल, देन स्टूडेंट एज, देन सीपीआई। साथ ही हमको दिया गया है फॉर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज टू बी अ की फॉर दिस इंस्टेंस। मीन्स हमारे पास में इस बार 2 की है, that is student name and student age। The value of x should not be equal to, ओके, जो x हमारे पास है इसकी वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग देखें हमें क्या कहा गया है कि स्टूडेंट नेम और जो एज है वो की का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर वो की का काम कर रहे हैं यानी वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सिंपल में बोल तो नो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट भी कैसा, कॉम्बिनेशन में। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्वाति और स्वाति एंड 19 एक हमारे पास में है, अब दूसरा स्वाति एंड 19 नहीं हो सकता, स्वाति एंड 18 अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 19 एंड 18 का, मीन दोनों वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। देन यदि हम लोग देखें गणेश और 19 ओके है, शंकर के साथ में क्या है 19, डेट मीन्स अगली बार शंकर के साथ में 19 नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार आ चुका है। डेट मीन्स वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 19। x शुड नॉट बी इक्वल टू 19, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशन स्कीमा with attribute v w x y z and प्राइमरी की vy। सो नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, नॉट अ सुपर की पूछा गया है और हमको एट्रीब्यूट दिए है v w x y z, साथ ही हमको बोला गया है कि जो प्राइमरी की है वो v और y है। अब नॉट अ सुपर की एक्चुअली है क्या, व्हाट इज सुपर की, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है।
सुपर की मीन्स नथिंग बट सेट ऑफ एट्रीब्यूट। लेकिन इस सेट के अंदर एक चीज़ स्पेशल होती है कि इस सेट के अंदर प्राइमरी की इन्वॉल्व होती है। तो अगर मैं देखूं v और y कहाँ पर है, तो हमको v और y मिल जाएगा ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर और ऑप्शन डी के अंदर। बट ऑप्शन बी के अंदर v तो है, y नहीं है, यानी जो ऑप्शन बी है वो एक सुपर की नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज नॉट एंडिंग। इन नेक्स्ट पार्ट we are going to cover some more questions from DBMS examinations. DBMS examination means previous years questions, चाहे वो गेट एग्जाम्स में आए हो, चाहे वो नेट एग्जाम्स में आए हो या अदर एग्जामिनेशंस के अंदर आए हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।